हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स। ठीक है, तो क्लास 11th फिजिक्स में हमने दूसरा चैप्टर, पहला चैप्टर तो समाप्त कर दिया है, दूसरा चैप्टर है जो सरल रेखा में गति। ठीक है, तो इसका पहला वीडियो बन चुका है, तो उसे आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और दूसरे वीडियो, इस वीडियो में मतलब हम जानेंगे कि दूरी, विस्थापन क्या होता है, ठीक है, चाल क्या होता है, वेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है, मंदन क्या होता है, इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में देखेंगे कि दूरी, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, और दूसरा हम देखेंगे विस्थापन, जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होते हैं। ठीक है, तो दूरी और विस्थापन में सबसे पहले अंतर देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, दूरी और विस्थापन में सबसे पहले तो हम डिफिनेशन देखते हैं कि दूरी और विस्थापन का डिफिनेशन क्या होता है, उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है दूरी का। तो दूरी कहते किसे हैं, दूरी कहते किसे हैं, तो याद रखेंगे कोई भी गतिशील वस्तु है, ठीक है, कोई भी गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को, या हम कह सकते हैं चली गई पथ की लंबाई को ही हम दूरी कहते हैं। मतलब कोई भी मतलब गतिशील वस्तु है, या हम कह सकते हैं गतिशील पिंड है, वो जितनी मतलब चलती है, जितनी लंबाई मतलब जितने रास्ते की लंबाई वो चलती है, ठीक है, मतलब जितनी वो चलती है, तो वो रास्ते की जो लंबाई होती है उस लंबाई को ही हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। मतलब अगर फिगर से आपको समझाया जाए, ठीक है, तो ये मान लेते हैं कोई वस्तु है, मान लेते हैं ये कार है, ठीक है, मान लेते हैं ये कार है, ठीक है, ये मान लेते हैं कार है, ठीक है, तो ये कार क्या हुआ, ये एक रास्ता है, ठीक है, ये एक रास्ता है, मान लेते हैं, थोड़ा सा और इसको इस तरह कर दिया जाए, ये मान लेते हैं एक रास्ता है, रास्ता को हम क्या कहते हैं, पथ भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, पथ है, पथ मतलब रास्ता। ठीक है, तो ये वस्तु गतिशील वस्तु है, ये इस रास्ते से चलती हुई, इस रास्ते से चलती हुई यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो ये जो रास्ते मतलब ये जो पथ की लंबाई होगी ना, इस पथ की जितनी लंबाई होगी उस लंबाई को हम क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। तो हम दूरी का डिफिनेशन क्या कहेंगे कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा चली गई पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। ये क्या है, गतिशील वस्तु है, ये क्या है, गतिशील वस्तु है, या हम पिंड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, किसी गतिशील वस्तु द्वारा चली गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। मतलब किसी गतिशील वस्तु द्वारा चली गई पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। तो सबसे पहले हम दूरी का डिफिनेशन लिखवा दे रहे हैं। अब विस्थापन, इसके साथ ही साथ मैं आपको विस्थापन भी बता दे रहा हूँ। विस्थापन किसे कहते हैं, विस्थापन अब किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे विस्थापन का डिफिनेशन ये कहेंगे कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा चली गई न्यूनतम पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। मतलब किसी गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में चली गई न्यूनतम पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। मतलब ये जो वस्तु है, ठीक है, ये इस रास्ते से यहाँ तक आई, अगर मैं कहूँ कि इसी को हम सीधा ऐसे मतलब ला दें, ठीक है, इस वस्तु को सीधा ऐसे ला दें, तो ये क्या हो गई, एक निश्चित दिशा है कि नहीं, कि इस ओर आ रही है, ये तो निश्चित दिशा नहीं है, कभी इधर मुड़ रही है, कभी इधर मुड़ रही है, ऐसे आई है, परंतु इसकी निश्चित दिशा है ना, तो पहले इसमें क्या है, निश्चित दिशा है। ठीक है, इसमें निश्चित दिशा है। ठीक है, और क्या है, इसमें निश्चित दिशा के साथ साथ ये विस्थापन का हम बता रहे हैं, तो इसमें निश्चित दिशा भी है, और क्या है, न्यूनतम पथ की लंबाई है। देख रहे हैं ये लंबाई जो हो जाए, मतलब ये रास्ते की जो लंबाई है वो अधिक है, ठीक है, परंतु ये जो रास्ते की लंबाई है वो न्यूनतम है, कम है। तो इसमें एक और क्या है कि न्यूनतम पथ की लंबाई है, न्यूनतम पथ की लंबाई है। ये दो इसमें कंडीशन है, सबसे पहले कि निश्चित दिशा है और दूसरा न्यूनतम पथ की लंबाई है। ठीक है, तो विस्थापन के हम क्या कहेंगे, परिभाषा कहेंगे कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में चली गई न्यूनतम पथ की लंबाई को हम विस्थापन कहते हैं। ठीक है, एक बार और सुनिए, क्या कहेंगे, किसी गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में, ठीक है, किसी गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में चली गई न्यूनतम पथ की लंबाई को हम विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं
आपको विस्थापन का भी डिफिनेशन याद हो गया होगा। तो सबसे पहले विस्थापन का ही मैं लिख दे रहा हूं डिफिनेशन। क्या कहेंगे कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में चली गई पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ठीक है, मतलब किसी गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में निश्चित दिशा में, ठीक है, चली गई पथ की न्यूनतम लंबाई को, मतलब चली गई पथ की यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, पथ की न्यूनतम लंबाई को हम क्या कहते हैं, मतलब न्यूनतम लंबाई को ही हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। यही यहाँ पे लिखा गया है, किसी गतिशील वस्तु द्वारा, ठीक है, निश्चित दिशा में चली गई पथ की न्यूनतम लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, और दूरी का ऐसे अगर आप फिगर बनाना चाहें तो इस प्रकार आप बना सकते हैं। ठीक है, यही फिगर है। ठीक है, और इस प्रकार ऐसे दिखा सकते हैं कि ये जो रास्ते की जो लंबाई है, ये जो पथ की लंबाई है, यही विस्थापन हो जाएगी। परंतु यहाँ पे दूरी में आपको क्या बताना है, दूरी में ऐसे आपको फिगर बनाना है और ऐसे आपको दिखा देना है कि किसी दूरी क्या कहेंगे, किसी गतिशील वस्तु द्वारा चली गई पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं, सिंपल वे में कहेंगे। तो इसको फिगर को मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, और इसको भी मैं डिफिनेशन में लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसका क्या कहेंगे कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा चली गई पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ठीक है, दूरी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं दूरी और विस्थापन का आपको बहुत ही अच्छे से समझ में भी आ गया होगा डिफिनेशन, और आपको याद भी हो गया होगा। अब आते हैं हम अगले पॉइंट पे। तो याद रखेंगे दूरी का मात्रक। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो दूरी का मात्रक होता है, याद रखेंगे, दूरी का मात्रक होता है मीटर। ठीक है, और विस्थापन का भी मात्रक क्या होता है, इसका भी मात्रक क्या होता है, ये भी पॉइंट याद रखेंगे, इसका भी मात्रक होता है मीटर। ठीक है, तो इसका भी मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, अब आते हैं कि इसकी बीमाएं क्या होती हैं, सॉरी पहले अब मात्रक देख लिए। ठीक है, चलिए बीमाएं ही देख लेते हैं। ठीक है, तो बीमाएं हमने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, तो बीमाएं क्या होती हैं, तो इसका बीमाएं हो जाएंगी M0 L1 T0, ये हो जाएंगी। और इसके भी बीमा मीटर, मात्रा क्या है, मीटर है, तो इसकी भी बीमा जो होगी, बीमा क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी। बीमाएं क्या हो जाएंगी, यही हो जाएंगी, क्या, M0 L1 T-1, ये हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं इसके अगले पॉइंट पे कि इसका राशि क्या हो जाएगा, मतलब दूरी कौन सी राशि है, दूरी कौन सी राशि है। ठीक है, तो दूरी भी याद रखेंगे, ये कौन सी राशि है, ये दूरी क्या होती है, दूरी में हम देख रहे हैं कि निश्चित दिशा नहीं होती है, जबकि विस्थापन में क्या कहा जा रहा है, निश्चित दिशा होती है। तो इसमें निश्चित दिशा नहीं होती है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, अदिश राशि कहेंगे, अदिश राशि कहेंगे। और विस्थापन में क्या होता है, विस्थापन में निश्चित दिशा होते हैं, इसलिए ये कौन सी राशि हो जाएगी, ये राशि कौन सी हो जाएगी, ये राशि हो जाएगी सदिश राशि, ये सदिश राशि हो जाएगी। अब राशि, सदिश राशि, अदिश राशि क्या होता है, ये हमने पढ़ा दिया है। ठीक है, परंतु मैं ऐसे बता दूं कि सदिश राशि किसे कहते हैं, मतलब वे राशि जिसमें मतलब क्या होता है, निश्चित दिशा और निश्चित परिमाण होते हैं, मतलब उसे क्या कहते हैं, जिसमें दिशा और परिमाण होंगे उसे हम क्या कहेंगे, सदिश राशि। और जिसमें दिशा और मतलब दिशा नहीं होंगे, निश्चित दिशा निश्चित नहीं होती है, परिमाण होते हैं, ठीक है, उसे अदिश राशि कहते हैं। इसमें दिशा और परिमाण दोनों निश्चित
निश्चित होंगे। देखिए इसमें निश्चित दिशा है कि नहीं लिखा गया है और परिमाण तो है ये है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। अब आते हैं हम थोड़ी से अगले पॉइंट पे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में बहुत ही आसानी से आपको पूछ लिया जाते हैं और बहुत से स्टूडेंट मतलब इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। क्या होती है, सबसे पहले जो दूरी होता है, याद रखेंगे जो दूरी होता है ये क्या होता है, ये कभी भी शून्य से बड़ा होगा, ठीक है। ये पॉइंट को याद रखेंगे कि जो दूरी होगा वो शून्य से क्या होगा, बड़ा होगा। और याद रखेंगे दूरी जो होता है वो कभी भी शून्य के बराबर या शून्य से छोटा नहीं हो सकता है। इस पॉइंट को भी आपको दोनों याद रखना है, ठीक है। ये जिधर मुंह है वो बड़ा होगा, तो दूरी क्या होगा, शून्य से कभी भी बड़ा होगा, ये पॉइंट। और याद रखेंगे जो दूरी होता है वो शून्य के इक्वल मतलब शून्य के बराबर कभी भी नहीं हो सकता और शून्य से छोटा भी नहीं हो सकता दूरी, ठीक है। और याद रखेंगे और पॉइंट, ठीक है, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और चौथा, ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है ऑब्जेक्टिव टाइप में और आप इसे लिख भी सकते हैं, ठीक है। अगला आता है कि जो दूरी होता है, ठीक है, दूरी को मैं डी से प्रदर्शित कर दे रहा हूँ, ठीक है, दूरी को डी से, ठीक है, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। तो जो दूरी होगा और इसे याद रखेंगे, इसे हम एस से प्रदर्शित करते हैं और इसे हम डी से, ठीक है। तो जो दूरी होगा, ठीक है, वो कभी भी मतलब विस्थापन से क्या होगा, विस्थापन के इक्वल हो सकता है, बराबर हो सकता है और उससे बड़ा भी हो सकता है। जो दूरी होता है वो विस्थापन के बराबर भी हो सकता है या उसके क्या होता है, उससे बड़ा भी हो सकता है। परंतु याद रखेंगे जो दूरी होगा वो कभी भी विस्थापन से छोटा नहीं हो सकता, विस्थापन से छोटा नहीं हो सकता दूरी, ठीक है। इस पॉइंट को आप 4 पॉइंट को याद रखेंगे, ठीक है। और इसमें याद रखेंगे, ठीक है, इसमें क्या आपको याद रखना है कि जो विस्थापन होता है वो क्या होता है, जो विस्थापन होगा, ठीक है, जो विस्थापन होगा वो जीरो के क्या हो सकता है, जीरो के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। दूसरी पॉइंट कि जो विस्थापन होगा वो क्या हो सकता है, वो क्या हो सकता है, जीरो से अधिक भी हो सकता है, ठीक है। और एक पॉइंट याद रखेंगे कि जो विस्थापन होता है वो क्या हो सकता है, जीरो से कम भी हो सकता है। मतलब जीरो से कम भी हो सकता है, जीरो के इक्वल भी हो सकता है और जीरो से अधिक भी हो सकता है विस्थापन। परंतु दूरी में क्या होगा, दूरी कभी भी जीरो से क्या होता है, अधिक होता है, ना ही उससे कम होगा और ना ही उसके बराबर होगा, परंतु इसमें तीनों इक्वल होते हैं विस्थापन, ठीक है। अब कैसे होते हैं इसको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो क्या कहा जा रहा है, पहले दूसरा नंबर देख लिया जाए। दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि जो जीरो से क्या होता है, विस्थापन होगा वो जीरो से बड़ा होगा, ठीक है। मतलब विस्थापन जीरो से बड़ा होगा तो कब होगा, जैसे मैंने आपको बताया था ये कोई वस्तु है, ठीक है, और ये इस रास्ते से मतलब ये तो क्या हो गया, छोड़िए इसको मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, ठीक है, ये इस रास्ते से ऐसे यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मान लेते हैं ये 5 मीटर ही आया, ठीक है, तभी तो निश्चित दिशा भी है और एक सीधी रास्ता है, न्यूनतम पथ की लंबाई है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 5 मीटर आया, तो बताइए जीरो से बड़ा हुआ कि नहीं, जीरो से बड़ा होगा ना 5 मीटर, ठीक है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि विस्थापन जीरो से बड़ा हो सकता है। तो ये पहला आप दे सकते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। अब आते हैं दूसरा कि विस्थापन जीरो के बराबर भी हो सकता है, बड़ा तो हो सकता है, जीरो के बराबर भी हो सकता है। कैसे कि मान लेते हैं कोई वस्तु है, यहाँ से चलना प्रारंभ किया और ऐसे ऐसे चलते हुए और यहाँ पे फिर से आ गया, तो ये इस रास्ते से तो गया परंतु इसी रास्ते से फिर से ये कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। तो मतलब जहाँ से चला था वहीं पर आकर रुक गया, तो इसका मतलब विस्थापन क्या हुआ, शून्य हुआ कि नहीं, क्योंकि विस्थापन का हमने बताया ही है कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में न्यूनतम पथ की लंबाई को हम विस्थापन कहते हैं, ठीक है। तो जहाँ से चला था वहीं पर आ गया तो मतलब विस्थापन क्या हो गया, जीरो के बराबर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि विस्थापन मतलब इक्वल हो सकता है, जीरो की इक्वल, जीरो से बड़ा भी हो सकता है, परंतु जीरो से कम कैसे हो सकता है, ये बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, जीरो से बड़ा इस तरह हो जाएगा कि मान लेते हैं ये कोई क्या मान लेते हैं, ये कोई टावर है, ठीक है, ये कोई मान लेते हैं कह सकते हैं ब्रिज है या टावर है, मतलब कोई मान लेते हैं घर है या आप कह सकते हैं टावर ही मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कोई वस्तु है, मतलब कोई भी व्यक्ति है और वो एक गेंद पकड़ा हुआ है और इस गेंद को यहाँ से ये फेंकता है, ठीक है। तो इसकी टावर की लंबाई मान लेते हैं 10 मीटर है, ठीक है, समझिएगा, ठीक है। तो ये व्यक्ति यहाँ पर है और ये यहाँ से 10 मीटर ऊपर गेंद को फेंकता है,
10 मीटर ऊपर जब गेंद को फेंकेगा तो क्या होगा, सीधा है और निश्चित न्यूनतम लंबाई है, तो ये क्या हो जाएगा 10 मीटर जो है ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये क्या हो गया, विस्थापन क्या हो गया, 0 से बड़ा हो गया। सबसे पहले ये कंडीशन कर रहा है कि विस्थापन से बड़ा हो गया, ठीक है, विस्थापन क्या हो गया 0 से बड़ा हो गया ना, 10 मीटर ऊपर चला गया तो। परंतु ये जैसे ही फिर से ये नीचे आएगा, ये गेंद क्या हो जा रहा है, ये गेंद जब ऊपर जाके एक समय आएगा कि वो नीचे भी आएगा, तो ये फिर से यहाँ से यहाँ तक आया, फिर से 10 मीटर नीचे आ गया, तो मतलब जहाँ से गया था वहीं पर आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, विस्थापन 0 के इक्वल हो गया। परंतु मैं कहूँ कि ये फिर से पूरा नीचे यहाँ तक आ गया, मतलब टावर पे नहीं गिरा, ये सीधा नीचे आ गया जमीन पे, ठीक है। तो 10 मीटर जो क्या हो गया नीचे, यहाँ से और नीचे आ गया, तो इसका मतलब 10 मीटर माइनस में चला गया ना। इसी कह रहे हैं ना कि विस्थापन होता है वो 0 के क्या हो सकता है, 0 विस्थापन से बड़ा भी हो सकता है। विस्थापन क्या हो गया यहाँ पे -10 हो गया, और -10 क्या होता है, 0 से क्या होता है, छोटा ही ना होता है। तो वही कहा जा रहा है कि 0 क्या होगा, विस्थापन से बड़ा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हम अगले पॉइंट पे, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये तो पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगले पॉइंट में बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दूसरी बात, यदि आप क्लास 11th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मतलब भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान के अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं और अच्छे से नोट्स बनाना चाहते हैं चैप्टर वाइज सीक्वेंस में, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का। आप वहाँ पे जाकर क्लिक करके आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का सीक्वेंस में चैप्टर वाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स भी बना सकते हैं और अच्छे से एग्जाम में मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, यदि अदरवाइज आपको कोचिंग या आपको स्कूल में कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के संबंध में, तो उसका आप क्या कीजिए, यूट्यूब पर आकर उसका नाम लिखिए, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आपको विस्थापन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, विस्थापन, ठीक है, और उसके बाद अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिएगा। आपको वीडियो वहां से भी मिल जाएगा, आप वहां से भी जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये तो आपको पॉइंट आगे समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि चाल और वेग में क्या अंतर होता है। चाल और वेग में क्या अंतर होता है इसको देखते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि चाल अब वेग में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे तीसरा टॉपिक जो है चाल, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं, ठीक है। और चौथा क्या हो जाएगा, वेग, जिसे हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। तो हम इसको देखने वाले हैं कि चाल और वेग में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले हम अंतर में डेफिनेशन को देखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और एक एक करके हम समझेंगे, ठीक है, कि अंतर इसमें क्या है, ठीक है। तो देखिए, चाल जो होता है, चाल कहते किसे हैं, तो सबसे पहले फॉर्मूला से ही या तो हम किसी का भी मतलब परिभाषा करें तो या तो हम उसको फिगर से परिभाषा कर सकते हैं या उसका डिफिनेशन हम किससे, सूत्र से, उसके फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो याद रखेंगे इसका फॉर्मूले से ही हम करते हैं कि चाल बराबर, याद रखेंगे चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता है, ये इसका सूत्र होता है, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटे समय इसका सूत्र होता है। और वेग का सूत्र होता है वेग बराबर विस्थापन बटे समय, ठीक है। तो याद रखेंगे क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, अब वेग बराबर विस्थापन बटे समय, ये सूत्र होता है, ठीक है। अब एक और पॉइंट याद रखेंगे कि यदि हम किसी भी मतलब भौतिक राशि का परिभाषा कर रहे हैं और उसके बटे में जब उसका सूत्र होता है तो उसके नीचे क्या आ जाए, समय आ जाए, तो हम जब परिभाषा करेंगे तो उसको दर कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, दर कहते हैं, ठीक है। तो इसे भी अगर हम परिभाषा करें तो या तो हम दर कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो समय को बस इतना पॉइंट याद रखना है कि आपको दर कह देना है समय में, ठीक है। तो हम इसको यदि यहाँ पे समझिएगा, ठीक है, दूसरे तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ठीक है, दोनों फॉर्मूले को आपको याद रखना है वेग और विस्थापन का। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो समय है, ठीक है, उसको मैं एक ले लेता हूँ। एक मतलब क्या, इकाई कह सकते हैं इसे, इकाई या आप एकांक भी कह सकते हैं,
ठीक है, एकांक या इकाई सब बराबर ही है, इक्वल है हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यदि समय को हम 1 ले लेते हैं, ठीक है, यदि हम समय की जगह पर 1 ले लेते हैं तो जो चाल होगा वो दूरी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जो चाल होगा वो दूरी के क्या हो जाएगा, दूरी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम डिफिनेशन कैसे कह सकते हैं, यही से हम डिफिनेशन कहेंगे कि एकांक, यहाँ से कहेंगे एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, यहाँ से भी कह सकते हैं कि एकांक, इसको जगह पे हम 1 लिए हैं ना, इसके जगह पर क्या लिए हैं, 1 लिए हैं, इसके जगह पर हम 1 लिए हैं, तो हम यहीं से कह रहे हैं कि एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। तो आप यहाँ से भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, या इसको थोड़ा सा और बढ़ा चढ़ा के क्या कह सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। तो किसी वस्तु द्वारा, तो आप समझते हैं कोई भी अगर दूरी, कोई भी चाल अगर चला जा रहा है, मतलब किसी वस्तु का चाल ही ना होगा। ठीक है, मतलब कोई भी दूरी तय करेगा तो वो वस्तु होगा। ठीक है, या कोई गतिशील वस्तु ही ना होगा तो गतिशील वस्तु कह सकते हैं, या आप मतलब कहना, मतलब आपको दिमाग में होना चाहिए कि गतिशील वस्तु ही है। ठीक है, बढ़ा चढ़ा कर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। तो मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं कि एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ठीक है, चाल कहते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखना है। अब आते हैं विस्थापन। तो विस्थापन को हमने बताया था, आप ऐसे भी कह सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से तो हमने बता दिया। अब हम एक और फॉर्मूला बताते हैं, दूसरा डिफिनेशन कैसे भी किसी भी भौतिक राशि के कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने बताया था कि किसी भी भौतिक राशि के अगर सूत्र में नीचे आ जाए, जो समय आ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम दर से प्रदर्शित करते हैं, दर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि विस्थापन के दर को हम वेग कहते हैं। मतलब किसी गतिशील वस्तु के विस्थापन के दर को वेग कहते हैं। ये आप डिफिनेशन कह सकते हैं। कितना आसान बोलना है आपको, विस्थापन के दर को वेग कहते हैं। ठीक है, या आप दूसरे शब्दों में अगर इसको बढ़ा चढ़ा के कहें तो आप ये भी कह सकते हैं कि किसी गतिशील वस्तु, या आप ये भी कह सकते हैं किसी गतिशील वस्तु, तो जोड़ना आपके ऊपर है, जोड़ भी सकते हैं, नहीं भी जोड़ सकते हैं, परंतु ऐसे भी कह सकते हैं कि निश्चित दिशा में, ठीक है, निश्चित दिशा में प्रति समय चली गई दूरी को हम वेग कहते हैं। मतलब निश्चित दिशा, क्योंकि विस्थापन में निश्चित दिशा होती है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि निश्चित दिशा में प्रति सेकेंड चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो ये भी कह सकते हैं कि निश्चित दिशा में प्रति सेकेंड चली गई दूरी को वेग कहते हैं। या आपको ये भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु के विस्थापन के दर को वेग कहते हैं। तो मैं यही लिखते रहा हूं। ठीक है, क्या कहेंगे, किसी वस्तु के विस्थापन के दर को वेग कहते हैं। ठीक है, वेग कहते हैं। या आप दूसरा डिफिनेशन भी कह सकते हैं क्या, कि निश्चित दिशा में प्रति सेकेंड चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, दूरी को वेग कहते हैं। ठीक है, तो ये अब दोनों में से कोई भी डिफिनेशन आप बोल सकते हैं या बता सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये तो पॉइंट आपको समझ में आ गया होंगे। अब हम देखते हैं इसके अगले पॉइंट पे, जो होता है इसके मात्रक। ठीक है, तो भैया इसका मात्रक क्या होता है, ये पॉइंट आता है। तो याद रखेंगे, दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकेंड। ठीक है, तो हम यहीं से कह सकते हैं इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, किसका, चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। अब आते हैं इसके मात्रक पे, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी विस्थापन का मात्रक होता है मीटर और सेकेंड का मतलब क्या होता है, समय का मात्रक सेकेंड होता है। तो ये आप कह सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड। ये किस पद्धति में बताया जा रहा है, MKS पद्धति में। CGS पद्धति में क्या हो जाएगा, मीटर का CGS पद्धति में क्या कहते हैं, हम सेंटीमीटर कहते हैं, और सेकेंड का CGS में भी सेकेंड ही होता है। तो हम क्या कहेंगे, ये MKS में बताया गया, अगर आपको CGS में पूछ लिया जाए तो क्या कहेंगे, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड कहेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट आता है
कि इसकी बीमाएं, ठीक है, तो इसकी बीमाएं क्या हो जाएंगी। तो हमने आपको बताया था कि चाल की बीमा क्या होती है, चाल की बीमा होती है M0L1 T-1, ये हमने बताया था आपको, ठीक है। और विस्थापन की बीमाएं क्या होती हैं, ठीक है, इसकी बीमाएं होती हैं M0L1 T-1, ठीक है, T-1, ठीक है। अब ये कैसे आया, ये हमने पढ़ाया है क्लास 11th में, जब हमने बेसिक से शुरू से एक एक चैप्टर वाइज सीक्वेंस में पढ़ाया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यदि आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपको बेसिक क्लियर नहीं है, आपको शुरू से आपने पढ़ा नहीं है, चैप्टर वाइज आपने सीक्वेंस में पढ़ा नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कोई भी टीचर से पढ़िए, मतलब अच्छे से पढ़िए और सीक्वेंस में एक एक वाइज बेसिक से शुरू कीजिए और बेसिक से पढ़िए, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं भी कहूँगा कि आप मुझसे ही पढ़िए और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस वीडियो को देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर आप फिजिक्स या केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों पर आप क्लिक करके आपको सीक्वेंस में चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे करके आपको देखना है रोजाना, मतलब एक एक वीडियो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से देखिए। आपको मतलब विश्वास दिलाता हूँ कि 3 महीने के अंदर या 2-2.5 महीने या 3 महीने के अंदर, अधिक से अधिक 3 महीने के अंदर, मतलब जो क्लास 11th फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का समाप्त हो जाएगा और मतलब याद भी हो जाएगा। आपको आपके ऊपर है कि मतलब आप कितना याद कर लेते हैं, ठीक है। परंतु यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको 80 या 70-80% आपको समझ में मतलब क्या हो जा रहा है, याद हो ही जा रहा होगा यदि आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो, ठीक है। अब आते हैं अगला पॉइंट पे कि इसका मात्रक जान लिए, बीमाएं जान लिए। अब हम देखेंगे कि ये राशि कौन सी है, ठीक है। तो राशि, तो याद रखेंगे दूरी कौन सी राशि होती है, हमने बताया था दूरी अदिश राशि होती है क्योंकि इसमें दिशा निश्चित नहीं होती है। तो ये भी क्या हो जाएगी, अदिश राशि हो जाएगी, ठीक है। और हमने विस्थापन बताया था, विस्थापन क्या होती है, विस्थापन एक सदिश राशि होती है क्योंकि विस्थापन में क्या होती है, दिशा निश्चित होती है। तो विस्थापन क्या है, सदिश राशि है, तो ये भी जो वेग होगा ये भी क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा और अंतर भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। 1 मिनट का 1 सेकंड या 2 सेकंड लगेगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मतलब कमेंट्स में कोई भी हाय हेलो मतलब कुछ भी आप लिख सकें, आपको जो अच्छा लगे या कोई कमी भी हो उसे आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, ठीक है। इससे हमें ये पता चलेगा कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, आप भी मतलब ये छोटे से चैनल पे, छोटे से फैमिली में आप भी ज्वाइन हो चुके हैं, ठीक है। तो इस पर मतलब मुझे पता चलेगा, अच्छा भी लगता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ये तो आपको समझ में आ गया है। अब 2 पॉइंट और बचे हैं, त्वरण और मंदन किसे कहते हैं, इसे हम देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। थोड़ा मैं पानी पी लूँ, ठीक है। ठीक है, तो आपने ले लिया होगा, जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब हम देखेंगे त्वरण किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे त्वरण किसे कहते हैं, ठीक है, जो कि हमारा चौथा नहीं 5वां पॉइंट है, त्वरण, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। तो त्वरण क्या होता है, ठीक है। तो हम इसका क्या कहते हैं, हमने अभी पहले बताया कि किसी भी मतलब भौतिक राशि का आप डिफिनेशन करना चाहें तो या तो फिगर से कर सकते हैं या उसको सूत्र से करते हैं। तो चलिए हम इसको भी फॉर्मूला से ही इसका परिभाषा करते हैं। तो इसका जो होता है सूत्र क्या होता है, त्वरण बराबर होता है, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, ठीक है, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो हम यहीं से हम डिफिनेशन क्या कह देंगे कि वेग में परिवर्तन के दर, मतलब समय जहां आ जाए उसे हम क्या कहते हैं, डिफिनेशन में दर कहते हैं ना,
ये हमने बताया था कि परिभाषा करेंगे तो हम दर कहेंगे समय को, तो हम क्या कहेंगे कि वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या कहा जा रहा है? मतलब किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो सिंपल वे में आप कह सकते हैं किसी भी गति मतलब वस्तु का ही ना वेग होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से वेग कह सकते हैं। ठीक है, कि वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, या आप थोड़ा सा अगर और बड़ा लिखना चाहें तो आप कह सकते हैं किसी वस्तु या किसी गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा ही लिख दे रहा हूं कि क्या कहेंगे, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, और इस फॉर्मूले को आपको याद रख लेना है। ठीक है, फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और आगे भी आपको बहुत ही काम करेगा, न्यूमेरिकल में भी। ठीक है, तो ये हो गया त्वरण। अब आता है इसके मात्रक पे। ठीक है, ठीक है, तो मात्रक क्या हो जाएगा? वेग का हम मात्रक जानते हैं मीटर प्रति सेकेंड होता है, और इसका भी मात्रक सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा? मतलब हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। 2 सेकेंड है तो। ठीक है, अब ये कैसे निकला ये भी बताया गया है मात्रक एवं विमाय में। ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हैं कि मतलब मात्रक एवं मापन में हमने बताया है। ठीक है, मात्रक और विमाय निकालना। ठीक है, अब आते हैं इसकी विमाय। ठीक है, तो विमाय क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी m0L1 t-2 हो जाएंगी। ये कैसे आया ये भी बताया गया है। अब आते हैं ये राशि कौन सी है? ठीक है, तो राशि भी क्या है? वेग कौन सी राशि है? सदिश। तो त्वरण भी क्या होगा? सदिश राशि होगा। तो ये क्या लिखेंगे? सदिश राशि लिखेंगे। ठीक है, सदिश राशि। ठीक है, तो ये आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। मंदन भी छोटा टॉपिक है, तो इसे भी हम देख लेते हैं यहीं पे। मंदन। ठीक है, तो मंदन किसे कहते हैं? ठीक है, तो मंदन को आप समझेंगे, मतलब इसको याद रखेंगे, जो त्वरण होता है इसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं। मतलब ए से प्रदर्शित करते हैं, छोटा ए से। ठीक है, कैपिटल मतलब स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। तो मंदन हम किसे कहेंगे? तो हम इसको मतलब त्वरण का ही एक भाग है मंदन। तो हम कहेंगे त्वरण मतलब यदि त्वरण का मान ऋणात्मक आता है तो उसे हम मंदन कहते हैं, और धनात्मक आता है तो उसे हम त्वरण कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि इसका सिंपल वे में अगर कहा जाए मंदन का डिफिनेशन करना, तो हम कहेंगे ऋणात्मक त्वरण को मान को हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक त्वरण को हम क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। क्या कहेंगे? ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। ठीक है, मतलब किसी वस्तु के ऋणात्मक त्वरण के मंदन को, ऋणात्मक त्वरण को ही हम क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। मतलब यदि किसी मतलब त्वरण का मान लेते हैं, कोई न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं और त्वरण का मान आ गया a = -25 आ गया। ठीक है, 25 मीटर, ऐसे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आ गया। ठीक है, त्वरण का मान -25 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे -25 आया है, तो ये त्वरण, अब ये जो है ये जो ए है ये त्वरण नहीं कहलाएगा। अब ये क्या कहलाएगा? ये मंदन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस में आया है मान। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये अभी आपको समझ में आ गया होगा। और मात्रक जो इसकी बीमाएं मात्रक राशि है, ये भी इसी के मात्रक राशि या बीमाएं होंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आपको अच्छे से समझ जाना है। आपको मतलब अच्छा करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको मतलब बहुत ही अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में भी हम आगे बहुत कुछ अच्छा चीज़ सीखेंगे और देखते रहेंगे। ठीक है, आप भी मतलब एक मैंने 2 बार तो कह दिया है, तीसरी बार एक बार और कह रहा हूँ। ठीक है, कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो कमेंट्स में कुछ ना कुछ मतलब आप बोल के या कुछ ना कुछ हाय हेलो या जो भी आपको अच्छा लगा उसे आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूँ कि अभी मैं शुरुआती वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ी बोलने में हेजिटेशन हो रही है, थोड़ी मतलब उतने अच्छे से मैं एक्सप्लेन पता नहीं कर पा रहा हूँ कि नहीं, और थोड़ी बहुत बोलने में थोड़ी बहुत घबराहट होती है, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, परंतु मैं सीख लूँगा धीरे धीरे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय जवान, जय किसान।